हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चिल क्लासेस पर। आज हम करेंगे बात सेकंड चैप्टर की। कल हमने पढ़ लिया था फर्स्ट चैप्टर आपको ढंग से समझ में आ गया होगा और कुछ भी उसके अंदर बातें रह गई वो भी मैं आपको बता दूंगा। एकदम इजी सा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, लोड लेना ही नहीं है, बस ये पढ़ के चले जाओ, पूरे में से पूरे नंबर है आपके। ठीक है, अब अपन का चैप्टर का नाम क्या है? सेकंड का ह्यूमन ज्योग्राफी के 12th क्लास के द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, मतलब विश्व की जनसंख्या, उसके विभाजन व घनत्व की अपन इस चैप्टर में बात करेंगे। अब सबसे पहले एक पर्सन इंपॉर्टेंट है, इसमें अपने ये क्वेश्चन बनता है क्या कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? ये आप सभी जानते हैं। द नंबर ऑफ पीपल्स, द नंबर ऑफ pupils living in per square kilometer area, number of pupils living in per square kilometer area, that is called जनसंख्या घनत्व या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या को विभाजन या उसको बांटने वाले या उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले कारकों के नाम बताइए। तो कौन कौन से आ गए इसके अंदर? एक क्वेश्चन पक्का बनता है, वो भी 2 या 3 नंबर का, कि एक्सप्लेन कीजिए, डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल या फिजिकल फैक्टर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। या तो ये क्वेश्चन बन जाएगा या ये बनेगा इकोनॉमिक फैक्टर्स बताइए भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के, ये पूछ लेगा भाई सोशल एंड कल्चरल फैक्टर के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के बताइए या इसे डिस्क्राइब कीजिए। तो हम इसे एक एक को आराम से शॉर्ट एंड स्वीट एकदम इजी लैंग्वेज के अंदर आपके लिए मैं ये नोट्स बना के लाया हूँ। तो आप इसको जरूर देखिएगा एक बार, एंड लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें एंड सपोर्ट करें मुझे। ठीक है, जियोग्राफिकल एंड फिजिकल फैक्टर, जियोग्राफिकल एंड फिजिकल मतलब भौतिक कारक क्या है? तो जियोग्राफिकल के अंदर अब अपन को मतलब जो तुम एग्जाम के अंदर लिखोगे तो भी तुमको इसी प्रकार से लिखना है, क्योंकि मैंने भी ऐसे लिखा था। 98 का स्कोर मैंने 12th क्लास में किया था भूगोल के अंदर, जियोग्राफी के अंदर। तो अब इसमें क्या होगा? जियोग्राफिकल फैक्टर्स कौन कौन से? तो आपको पहले लगाना 1 नंबर, उसके अंदर लिखना अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मतलब जल की उपलब्धता। वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर लाइफ, जल अपने लिए क्या है? एक बहुत ही बड़ा कारक है अपने जीवन के अंदर, है कि नहीं है? तो ये बात आपने लिख दी कि भैया वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर लाइफ। वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज मोर, वेयर पॉपुलेशन रिसाइड मोर, जहां पर जल की उपलब्धता ज्यादा होगी वहीं पे जनसंख्या रिसाइड, मतलब वहां ज्यादा जनसंख्या बसेगी। बसेगी नहीं बसेगी? बसेगी। जैसे गंगा प्लेन्स, मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया इन दी वर्ल्ड, रिवर वैली एरियाज, जो नदियां या घाटियों वाले जो क्षेत्र है वहीं पे क्या करती है? विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या स्थापित है। लैंड फॉर्म, अब अपन का पहला कारक हो गया अपना क्या? फैक्टर क्या हो गया पहला अपना? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। दूसरा अपना क्या हो गया? लैंड फॉर्म, वेयर द स्लोप्स एंड फ्लैट सरफेस एरिया, जहां पर समतल भूमि पाई जाएगी। वेयर पॉपुलेशन रिसाइड मोर, वहीं पे क्या होगी? जनसंख्या ज्यादा पाई जाएगी। जैसे क्योंकि सच एरियाज फेवरेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, वो फसल के लिए क्या रहते हैं? ये लाभदायक रहते हैं समतल भूमियां। गंगा घाटी देखिए, नहीं देखी होगी लेकिन ये एग्जाम्पल इसका एक देख लीजिएगा आप। सोइल, मिट्टी, वेयर फर्टाइल सोइल फाउंड पॉपुलेशन रिसाइड मोर, जहां पर फर्टाइल सोइल पाई जाएगी, उपजाऊ मिट्टी पाई जाएगी, वहां पे क्या होगी? जनसंख्या ज्यादा रिसाइड करेगी। क्योंकि बिकॉज फर्टाइल सोइल सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, ये क्या है? कृषि के लिए सुटेबल है। तो बस अब अपन आगे पढ़ेंगे इकोनॉमिक फैक्टर। तो अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक फैक्टर्स। जैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स मतलब आर्थिक कारक। पहले अपन ने क्या पढ़े थे? ज्योग्राफिकल फैक्टर। इनमें से एक क्वेश्चन 100% आता है, आप देख लीजिएगा, चाहे सीबीएसई हो, चाहे आरबीएसई हो, चाहे कोई से भी स्टेट बोर्ड हो। मिनरल्स, वेयर मिनरल्स फाउंड मोर पॉपुलेशन रिसाइड मोर बिकॉज मिनरल्स एनकरेज माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज, जहाँ पर मिनरल्स ज़्यादा पाए जाएंगे वहाँ पे क्या होगी? इंडस्ट्रीज वहाँ पे स्थापित होगी और माइनिंग भी होगी वहाँ पे, होगी नहीं होगी? तो इसलिए यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा रहती है। लिबरलाइजेशन, इसी को क्या कहते हैं? अर्बनाइजेशन। बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इससे क्या होता है? जो अपना अर्बनाइजेशन है वो क्या है? अट्रैक्ट करता है लोगों को, क्यों? इनके पास शहरों के अंदर रोजगार ज़्यादा रहता है इसलिए। गुड एजुकेशन,
वहाँ पे क्या अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है, गाँवों के अंदर इतनी नहीं हो पाती, आजकल तो हो रही है लेकिन पहले नहीं हो पाती। ट्रांसपोर्ट, परिवहन, गुड कम्युनिकेशन, अच्छा संचार एवं गुड मेडिकल फैसिलिटीज, अपन को चिकित्सा फैसिलिटीज भी अच्छी मिलती है। दिस फैक्टर अट्रैक्ट टू पीपल, ये लोगों क्या करती है, ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ये क्या करती है, ये सब में एक ही बातें लिखनी है, मतलब थोड़ा सा दिमाग चाहिए अपन को, बाकी बातें सब में एक जैसी है कि भाई अट्रैक्ट करेगी उससे, वहाँ पे क्या होगी, जनसंख्या ज़्यादा रहेगी। ये आपको एकदम शॉर्ट नोट्स है, इनको आप एक बार देख लीजिए, एक बार देखते याद होंगे ये आपको। एग्जाम्पल ओसाका रीजन, अब ओसाका रीजन कहाँ का है, जापान का है, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है पूरे विश्व के अंदर, किसके लिए, औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। चेंज, हाँ अब इसके बारे में अपन बात करेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि के बारे में। अपना एक 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए, तीसरा टॉपिक ये आ गया है इसी चैप्टर के, सेकंड चैप्टर के। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनमें से एकदम इजी, कोई मतलब बड़ी बात है नहीं, एकदम शॉर्ट शॉर्ट नोट्स है। आप यूट्यूब पे और क्लासेस देखेंगे, 40-40 मिनट की क्लासेस डाल रखी है, बड़े बड़े नोट्स ऐसे के ऐसे, एकदम किताबों का उठा के रख दिया। ये एकदम मेरे हाथ से बनाए हुए नोट्स है, आप इनको पढ़िएगा या कुछ बताइएगा, मतलब देखते याद होते हैं ये प्रश्न। चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया, कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो, कम लिखो पर अच्छा लिखो। चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया बिटवीन 2 पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 2 समय के बीच के अंतराल के अंदर जो पॉपुलेशन में मतलब वो घटती है या बढ़ती है, उसी को क्या कहते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया बिटवीन 2 पीरियड ऑफ टाइम, इट कैन बी आल्सो पॉजिटिव और नेगेटिव, ये नकारात्मक भी हो सकती है वह सकारात्मक भी हो सकती है। जैसे अपने 2001 के अंदर कितनी पॉपुलेशन थी, 102 करोड़ अप्रोक्स, कुछ और थी। अब फिर 2011 के अंदर कितनी हो गई, 121 करोड़ अप्रोक्स करोड़। तो अब अपनी क्या हुई है, वृद्धि हुई है, हुई कि नहीं हुई है, तो ये कौन सी हो गई, पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ये क्वेश्चन आ जाए भैया के पॉपुलेशन, जनसंख्या होती है उसकी गणना कितने समय के अंतराल में होती है, 10 ईयर्स, 10 साल के अंदर, मनुष्यों की, जानवरों की नहीं, 10 साल के अंदर वापस क्या होती है, जनगणना होती है जिसे। फिर उसके बाद में आप पूछ ले एनिमल्स की, वो होती है हर 5 साल के अंदर, हर 5 ईयर्स के अंदर होती है, किसकी, एनिमल्स की। और अपने मनुष्य ह्यूमन की हर 10 साल के अंदर होती है। चलो ये भी बात आ गई भाई, समझ में आ रही नहीं आ रही समझ में। चलो अब इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, मतलब जनसंख्या के अंदर बदलाव के कारक क्या है। तो 3 कारक हैं, बर्थ, डेथ व माइग्रेशन। बर्थ, डेथ, जन्म, मृत्यु व प्रवास। अब अपन इन चीज़ों को वापस एक एक को अलग अलग डिटेल से पढ़ेंगे, इनमें से भी एक एक क्वेश्चन बनता है। चलो अब हम आगे, अब हम पढ़ते हैं CBR व CDR। सर आप तो भी हमें बर्थ रेट व डेथ रेट व माइग्रेशन पढ़ा रहे थे, तो ये आपने कैसी क्या अनोखी चीज़ लिख दी भैया। अरे ये अनोखी चीज़ नहीं है भैया, ये वही चीज़ लिखी मैंने। ये फुल फॉर्म आती है कि भाई CBR की फुल फॉर्म बोलो, क्रूड बर्थ रेट, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CBR एंड CDR। तो अपन को फिर क्या कुछ नहीं करना है, एक लाइन ये इधर लिख देनी है, एक लाइन वो उधर लिख देनी है, ऐसे बॉक्स बनाकर। CDR की फुल फॉर्म क्रूड बर्थ रेट व क्रूड डेथ रेट, वेरी सिंपल। अब ऐसे मत समझना सर आप तो बहुत छोटे छोटे बता रहे हो, छोटे छोटे ही बताने पड़ेंगे क्योंकि ऐसे आपको याद होंगे नहीं। बाकी यही आप लिख के आ जाओगे तो आपकी गारंटी है 90+ या 95 की गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि एग्जामिनर ये रटन विद्या या इनसे कुछ मतलब नहीं उसको। जितना आप साफ लिखोगे, जितना अच्छा लिखोगे, जितना कम लिखोगे, उससे वो बस इसको इम्प्रेस करना है भाई। लिखने का अपना वे ऑफ राइटिंग देखा जाता है भाई, अपन कैसे लिख रहे हैं। माइग्रेशन, प्रवास, प्रवास किसे कहते हैं, वेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसके आगे अपन ये भी लिख सकते हैं ड्यू टू इकोनॉमिक फैक्टर, आर्थिक कारण या फिर किसी सामाजिक कारण, सोशल फैक्टर भी तो हो सकता है।
तो बस ये ध्यान रखना, प्रवास किसे कहते हैं, व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आजकल ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछता भाई माइग्रेशन किसे कहते हैं, आजकल ये पूछते हैं भाई माइग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं। माइग्रेशन आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, इमाइग्रेशन व इमाइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन अब पूछते हैं भाई इमाइग्रेशन क्या होता है, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में एकदम इजी वे के अंदर आपको लिख के बता रहा हूँ, माइग्रेंट हु मूव ए न्यू प्लेस, मतलब जो प्रवासी होता है जो ए न्यू प्लेस, मतलब जैसे वह मुंबई को छोड़कर दिल्ली में ही बस गया, उसे क्या कहते हैं, इमिग्रेशन। व इमाइग्रेशन माइग्रेंट हु मूव आउट ऑफ प्लेस, जो कुछ समय के लिए काम धंधे के लिए बाहर जाता है फिर वापस अपने घर आ जाता है, उसे कहते हैं इमिग्रेशन व इमाइग्रेशन। ठीक है, अब इसके बाद में क्या क्वेश्चन है, फैक्टर अफेक्टिंग माइग्रेशन, ये सारे एकदम मक्खन वाले पर्सन है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, मैं आपको गारंटी लेता हूँ। फैक्टर अफेक्टिंग माइग्रेशन, पुश फैक्टर व पुल फैक्टर, मतलब अब पहले अपने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात की थी, उसके अंदर आप ये मत सुनना सर आपने सोशल एंड कल्चरल वाला फैक्टर हमें पढ़ाया ही नहीं। अरे भैया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो दो इंपॉर्टेंट वो आपको मैंने बता दिया, एग्जाम्स पास में आ रहे, बस आप इतना पढ़ लीजिए, ये आपके लिए बहुत है, गारंटी लेता हूँ 1% बाहर नहीं जाएगा। पुश व पुल, फैक्टर डेट वर्क पुश टू पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वह कारक जो किसी मतलब आदमी को या किसी व्यक्ति को या किसी वो उस जनसंख्या वहाँ पे जो बसी हुई है उसको वही पुश करता है, मतलब पुश यानी धक्का देना, उसको वहाँ से बाहर जाने के लिए क्या करता है, फोर्स करता है। जैसे अब तंगी आ रही है भैया, अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे पाकिस्तान में आ रही है डंगबा गुले पाकिस्तान का, तो क्लाइमेट व फैसिलिटीज, जैसे आपके लिए क्लाइमेट व सूटेबल नहीं है तो आप वो जगह छोड़ के जा सकते हो। फैसिलिटीज़ वहाँ पे भाई, जैसे एजुकेशन फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है भाई, ट्रांसपोर्ट की भी अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ से आप छोड़ के जाने के लिए आपको ये सब क्या है, कारक है, अपन को वहाँ से पुश करते हैं। पुल फैक्टर, फैक्टर डेट अट्रैक्ट पीपल, और ये क्या कहते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे एम्प्लॉयमेंट, उसमें क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है भैया, बाहर तो जाना ही पड़ेगा, कमाना ही पड़ेगा, और इसके अंदर क्या है भाई, एम्प्लॉयमेंट, अब शहरों के अंदर क्या एम्प्लॉयमेंट है तो लोग वहाँ पे ज़्यादा जाके बसते हैं। फैक्टर डेट अट्रैक्ट पीपल टुवार्ड्स एम्प्लॉयमेंट, गुड एजुकेशन व फेवरेबल क्लाइमेट, मतलब जस्ट ऑपोजिट करना है, दिमाग लगाना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, एकदम ईजी है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन थ्योरी की, वो एकदम कम से कम 4 नंबर का या 3 नंबर का डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन थ्योरी, वेरी 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 100% गारंटी के साथ ये प्रश्न तो आता ही है, वह भी लॉन्ग टाइप के अंदर। अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या होती है, इट यूज टू डिस्क्राइब द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया एंड टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन। ये क्या करती है, आने फ्यूचर की वह जो भी वर्तमान में है उसी पॉपुलेशन क्या कहते हैं, वर्णन करने का काम करती है। दिस थ्योरी टेल अस, ये अब देखो किताब से अगर आप पढ़ोगे तो बहुत मतलब उल्टा पुल्टा करके लिखा हुआ पड़ा है, मैंने एकदम सिस्टमेटिक व एकदम शॉर्ट के अंदर आपको ये बता दूंगा, और ऐसा कैसा आप छाप के वहाँ आ जाना, पूरे में से पूरे नंबर देगा माइकल लाल, कोई आपके एक नंबर नहीं काट सकता इसके अंदर, बस ये आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बिना पढ़े तो कैसे आ सकते हैं, भाई सर यहाँ पढ़ा रहे हैं मैंने देख लिया याद हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता भैया, भाई कोशिश करूंगा आपको याद करा के भेजने की। इट यूज टू डिस्क्राइब द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया एंड टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन, ये तो आप समझ गए होंगे, एकदम इजी लैंग्वेज के अंदर लिख रखा है। दिस थ्योरी टेल अस, ये अपन को क्या बताती है भैया कि रूरल एंड एग्रीकल्चर से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन व अर्बन है, समझ रहे होगे आपको इस डायग्राम को देख के कि रूरल से अपन क्या अर्बन में कितने गए हैं या क्या हुआ है, या एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ बदलाव आया है क्या, वो सब काम किसका होता है बताने का, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का। अब इसके भी क्या होते हैं, 3 स्टेज होते हैं, क्या तो ये क्वेश्चन आ जाता है भैया व्हाट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, तो आपको क्या लिखना है, ये लिखना है, फिर पूछ ले अब ये लिखने के बाद में अगर आप ये बना दोगे तो और भी अच्छी बात हो जाएगी, वो आपको खुश हो गए, इसको देख के ऐसे नंबर दे देगा भैया चलो ठीक है भैया को तो बहुत कुछ आता है। अब यह क्वेश्चन आता है इसके 3 स्टेज के डिस्क्राइब करो, ये पूरा ही लिख देगा भाई डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी विथ हिज स्टेज, मतलब इसको स्टेज के साथ पूरा एक्सप्लेन करो, तो फिर आपको ये भी लिखने पड़ेंगे, मतलब आएगा जरूर इसमें से प्रश्न। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टिलिटी बिकॉज डेथ कॉज बाय एपिडेमिक्स एंड एसेंटली फूड, समझ रहे होंगे। और इसके अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, स्लो होती है, मतलब हाई फर्टिलिटी, मतलब अब यहाँ फर्टिलिटी और मोर्टिलिटी समझ में नहीं रहा तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट आप समझेगा, इसमें हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट होती है, मतलब मृत्यु भी ज़्यादा होती है वह जन्म भी ज़्यादा होते हैं, तो किसके कारण, मतलब उस समय क्या होता था, कोई समय था उस, अब आपको ढंग से मैं एकदम एक्सप्लेन करके तो बता नहीं सकता कि एग्जाम अपने पास में आ रहे हैं भाई, गारंटी के साथ कहता हूँ आने वाले बच्चों के लिए जो आप 12th पास करने वाले उनको भी बताइएगा कि सर से पढ़िए, एक नंबर मतलब पूरा एकदम डिस्क्राइब करके बताऊंगा, अभी तो अपने पास समय कम है, इसलिए देखो
40-40 मिनट की क्लास लेने से कोई फायदा नहीं है। 15-15 मिनट या 20-20 मिनट की क्लास लूँगा, आपके एक एक चैप्टर कंप्लीट कराता जाऊँगा फटाफट, फिर बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेके आऊँगा, वो आप पढ़ जाइएगा। आपका पूरा ज्योग्राफी के अंदर 95 से 90 के बीच के नंबर की गारंटी मैं लेता हूँ। अगर शुरू से पढ़ते हैं अपन तो 100 आउट ऑफ 100 की गारंटी भी मैं ले लेता। ठीक है। सेकेंड स्टेज, बर्थ रेट इज हाई एंड डेथ रेट इज लो। इसमें क्या होता है, बर्थ रेट क्या होती है, हाई होती है, मतलब जन्म दर तो क्या होती है, हाई होती है, और डेथ रेट क्या होती है, वो कम होती है, क्योंकि इंप्रूवमेंट इन मेडिकल व सैनिटरी, स्वच्छता भी अपनाने लगे लोग, वह मेडिकल फैसिलिटीज भी अपने क्या इंप्रूवमेंट हो गई थी। तो उसमें क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ इज हाई। साफ दिखती बात है कि भैया क्या बर्थ रेट हाई होगी, लोग मेहनत ज़्यादा कर रहे होंगे, और डेथ रेट कम होगी, तो क्या होगी, पॉपुलेशन हाई होगी, क्योंकि मृत्यु तो हो ही नहीं रही है, बस जन्म पे जन्म हुए जा रहे हैं, लोग मेहनत पे मेहनत किए जा रहे हैं, समझ नहीं रहे, भारत की जनसंख्या बढ़ाए जा रहे हैं। लास्ट स्टेज या थर्ड स्टेज, बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ आर स्लो। अब यहाँ पे लोगों ने क्या किया, मेहनत करना बंद हो गया, क्योंकि आजकल सरकारी जॉब वालों को ढूंढते हैं, इसलिए मेहनत हो नहीं रही है, जनसंख्या बढ़ नहीं रही है। पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्टेबल, इसमें क्या होती है भैया, स्थिर रह जाती है, पॉपुलेशन क्या हो जाती है, ग्रोथ स्थिर रह जाती है। तो अब देखिए भैया, आपके समझ में आ गया होगा, अपना सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में चैप्टर नंबर 3 के साथ। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, वह अपने दोस्तों को कि इस क्लास के बारे में बताएं। शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स हैं, इनको बनाते जाइए, आज नहीं आगे भी आपके ये काम में आएंगे। धन्यवाद।